नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। झारखंड की खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के मधुबनी से, जहां पर मधुबनी में पेट्रोल टैंकर में आग से हड़कंप मच गया है। सकरी थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। NH 57 पर टैंकर खड़ी थी जिसमें आग लग गई। स्थानीय लोग आग को बुझाने की कोशिश फिलहाल कर रहे हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, कितना भीषण यहां पर अगलगी की घटना सामने आई है। सकरी थाना क्षेत्र की ये वारदात बताई जा रही है, जहां पर NH 57 पर ये टैंकर खड़ी थी, जहां पर अचानक इस टैंकर में आग लग गई और फिलहाल इस आग को बुझाने की कवायद जो है वह स्थानीय लोगों के द्वारा की जा रही है। और मधुबनी से हमारे सहयोगी अमित रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, क्या कुछ अपडेट? आग बुझाने की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है? क्या फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है? जी सोनाली, अभी ये दमकल विभाग की टीम पहुंच चुकी है। मधुबनी और दरभंगा दोनों जिलों की टीम वहां पहुंच चुकी है। ये जो जगह है वो मधुबनी और दरभंगा के ठीक सीमा पर है। NH 57 पर ये जो दरभंगा बॉर्डर के पास एक राजू ढाबा है, उसी ढाबे के बाहर ये टैंकर खड़ा था और बताया जा रहा है कि अचानक टैंकर से एकाएक उसमें आग लगी और धू का टैंकर जलने लगा। ऐसे किस वजह से आग लगी अभी तक फिलहाल ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इलाके में काफी अफरा तफरी है और मधुबनी और ये दरभंगा दोनों जिलों की पुलिस, जो आसपास की जो थाने की पुलिस है वो और दमकल कर्मी दोनों पहुंचे हुए हैं और वहां आग पर काबू पाने की कोशिशें चल रही है। लेकिन आग इतनी भीषण है कि अभी भी आग दूधू का टैंकर जल रहा है। और ये है कि गनीमत है कि आसपास कोई रिहायशी इलाका नहीं है, बस वो ढाबा का कुछ जो वहाँ आसपास जो कुछ ढाबा का दुकान है, बस वहाँ थोड़ी बहुत आग वहाँ भी फैली है। लेकिन ये है कि अगर कोई रिहायशी इलाका होता तो आग और भी फैल सकता था, लेकिन अभी काबू पाने की कोशिश चल रही, लेकिन आग पर कोई तरह काबू पाया नहीं जा सकता है। कितना वक्त लग सकता है आग बुझाने में? ये अभी लग रहा है ये जो कम से कम घंटे भर और लग सकता है सोनाली। और ये अभी जो दमकल विभाग के जो अधिकारी हैं वो खुद ही मौके पर पहुंचने वाले हैं और बताया जा रहा है कि जो दोनों जिलों की जो गाड़ियां हैं, जो दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंच रही हैं और फिलहाल जो है वहाँ जो कुछ गाड़ियां पहुंची है उसके सहारे आग बुझाने की कोशिशें चल रही है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और बोकारो से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बोकारो में पेंक नारायण के जंगल में लैंड माइंस मिले हैं। 30-30 किलो के 2 लैंड माइंस बरामद किए गए हैं। लैंड माइंस डिफ्यूज करने में फिलहाल बम निरोधक दस्ता जुटा हुआ है। पलामू पंचायत के बड़की कुड़ी जंगल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। CRPF और पुलिस की संयुक्त अभियान में ये पुलिस को सफलता हाथ लगी है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जो बम निरोधक दस्ता है वो इन लैंड माइंस को डिफ्यूज करने में जुटा है। पलामू पंचायत के ये घटना बताई जा रही है। CRPF और पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना क्षेत्र की जानकारी है, जिसमें कि हम लोग को सूचना मिली थी कुछ बम रखे होने की। उसको लेकर CRPF और जिला पुलिस की टीम गई है और जो SOP है उसका पालन करते हुए उस पर कार्रवाई की जा रही है। बाकी जब एक बार कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी तब हम लोग और विस्तृत में बता पाएंगे। जिस प्रकार से 30-30 किलो का सर जो नीचे गाड़ा हुआ मिला है नीचे, तो सर क्या उद्देश्य होगा? अब ये वेरीफाई करना होगा कि अगर नक्सल ग्रुप के द्वारा किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है। ये सब अनुसंधान का विषय है, इसमें कुछ समय लगेगा। हम लोग इसके तह तक जाके फिर सही चीज आप तक लाएंगे। और बोकारो से हमारे सहयोगी मृत्युंजय फोन लाइन पर जुड़ गए। मृत्युंजय, एक बड़ी सफलता CRPF और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में, बम को कब तक डिफ्यूज किया जा सकता है? मैं आपको बता दूं कि एक बहुत कामयाबी है। जिस प्रकार से 30-30 किलो का 2 केन बम बरामद हुआ है वो काफी शक्तिशाली है। और जहां तक डिफ्यूज करने की बात है, अभी जो जानकारी जो यहाँ के SDPO हैं उनके द्वारा दी गई है कि बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नक्सलियों का मूवमेंट इस जगह पर जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि पुलिस को और CRPF को क्षति पहुंचाने के लिए इतना बड़ा जो केन बम है वो प्लांट किया गया था, लेकिन पुलिस और CRPF की सतर्कता से और SP चंदन झा को जो गुप्त सूचना मिली थी उसके आधार पर यह लैंड माइंस बरामद किया गया है। हालांकि कल देर रात होने के कारण इसे हाथ नहीं लगाया गया था, लेकिन आज सुबह पूरी तरह से इसकी क्वारी की गई और जो भी इसके वायर हैं उनको पहले काटा गया, उसके बाद जो है वो पूरी प्रक्रिया की गई। हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जो साजिश है वो नाकाम हुई है। जी चलिए मृत्युंजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे बोकारो से, जहां पर CRPF और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में लैंड माइंस को डिफ्यूज कर दिया गया। नक्सलियों ने ये लैंड माइंस
सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया था, लेकिन अब इसे डिफ्यूज कर दिया गया है। और देखिए, चतरा के टंडवा एनटीपीसी में हिंसक झड़प के प्रबंधन ने ग्रामीणों की सभी मांगों को ठुकरा दिया है। प्रबंधन के कड़े रुख के बाद एक बार फिर तनाव की स्थिति बन रही है। एनटीपीसी के मुख्य संपदा अधिकारी ग्रामीणों के आंदोलन और मांगों को नियम के विरुद्ध बताया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि एक ही जमीन का बार बार अधिग्रहण और मुआवजा नहीं दिया जा सकता। उधर एनटीपीसी की ओर से आई सफाई के बाद रैयतों में आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा है। आपको बताते चले कि कल चतरा में रैयतों ने एनटीपीसी की गाड़ियों में आग लगा दी थी, जिसमें कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ था। उनको भी 10,65,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से फिर से मुआवजा वितरित किया, जो कि 2013-14 में किया गया था। 2014 आते आते 95-96% लोगों का 15 लाख रुपए के रेट से भी भुगतान हो गया और जमीन का दाखिल खारिज भी हमारे नाम में 2015 में हो चुका है। तो हमारा एनटीपीसी का पक्ष है, इनकी मांगों में मुआवजा बढ़ोतरी की मांगों को हम 2 बार पूरा कर चुके हैं। पहली बार 4,35 मान लिए और दूसरी बार 15 लाख भी मान लिए। तो हमारे तरफ से इसमें मुआवजा कोई बचता नहीं है। जमीन का अधिग्रहण हो गया, देख ही रहे हो, बाउंड्री बन गई है, प्लांट बन गया है। तो हम लोगों का ये है कि अब जो जमीन 15 साल पहले एक्वायर हो गया है, उस पर हम मुआवजा नहीं दे सकते। विधानसभा के बजट सत्र में बीजेपी विधायक विधानसभा परिसर गेट पर धरने पर फिलहाल बैठे हुए हैं। नियोजन नीति में स्थानीयों को नौकरी देने की मांग को लेकर विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं बाघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो भी कतरास रेलवे स्टेशन से होते हुए 26 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन की मांग करते हुए दिखे हैं। भूमिगत आग को लेकर भी सभी गाड़ियों का परिचालन और ठहराव कतरास स्टेशन पर बंद कर दिया गया है। इस पर विधायक ने नाराजगी जाहिर की है। जा रहा है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड में आग लगा हुआ है, इसलिए हम इस रूट में अब नहीं चलवा सकते हैं। अगर अंडरग्राउंड में आग लगा रहता और उसी रूट में मालगाड़ी का ढुलाई प्रत्येक दिन सैकड़ों गाड़ियां का माल ढुलाई का गाड़ी उसी रूट से चलती है, तो क्या अगर अगर अंडरग्राउंड में आग है तो क्या मालगाड़ी के लिए आग नहीं है, सिर्फ यात्रियों ट्रेन के लिए आग है? इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से कि सरकार अभिलंब केंद्र सरकार से बात करते हुए अभिलंब 26 जोड़ी ट्रेन को परिचालन हो और कतरास में सारी ट्रेनों का ठहराव हो, इसी हम मांग करते हैं। वहीं कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने सड़क निर्माण की रफ्तार को लेकर रघुवर दास सरकार की सराहना पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार का तीसरा बजट चल रहा है, लेकिन अभी तक विधायकों को 3 पुल भी नहीं मिला। पहले विधायकों को 15 किलोमीटर सड़क मिलती थी, लेकिन इस सरकार में उसे बढ़ाया नहीं गया। उन्होंने विधायकों की अनुशंसा पर कम से कम 2 पुल निर्माण की मंजूरी देने की भी मांग की है। की बात मैंने नहीं कही। मैंने कहा कि उस समय हमें ज़्यादा मिल रहा था और हमारी सरकार में कम मिल रहा है। जो नियम भाजपा लगाएगी, जो नीति भाजपा लागू कर दी, क्या उसी पे हम लोग चलेंगे क्या? मेरा ये सवाल था। रघुवर दास के समय में 15 किलोमीटर सड़क फिक्स था, तो हम लोग को बढ़ना चाहिए आगे। जनता ने हमारी सरकार बनाई है, जहाँ 15 है कम से कम आपको 30 दीजिए, 25 दीजिए, तब हम लोग उनको काट कर सकते हैं। हम लोग नए विचारधारा के लोग हैं, युवा पीढ़ी है हम लोग। अब एक पुल में बताइए 5 साल में 5 पुल से कैसे विकास करेंगे? विकास करने के लिए पुलों का, रोडों का मापदंड नहीं होना चाहिए, खोल देना, तब ना झारखंड डेवलप करेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी सरकार को आना दिखाना कभी कभी जरूरी भी है, ताकि लगे कि नहीं काम होना चाहिए। तो सरकार ने मेरी बात को मानी है, सबको काम मिलेगा। और इधर जेएमएम विधायक सुदिव्य सोनू ने वर्तमान सरकार और बीजेपी की सरकार की तुलना को इरफान अंसारी का व्यक्तिगत विचार बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार का 18 महीने कोविड महामारी से जंग में बीता है और अब चुनौतीपूर्ण माहौल में सरकार ने काम करना शुरू किया है, जिसके नतीजे भी सामने आएंगे। साहब के ये व्यक्तिगत विषय होंगे, मैं उन विषयों पर नहीं जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा होगा तो कुछ सोच के ही कहा होगा। मेरा स्पष्ट ये मानना है कि इन 26 महीनों के कार्यकाल में 18 महीने हमारे कोरोना से चले गए। सरकार के पास अपने संसाधन सीमित हो गए थे कि सरकार जीवन जीविका बचाए या सड़क का निर्माण कराए। जाहिर तौर पर सरकार ने जीवन जीविका को बचाने को प्राथमिकता दी। अब स्थितियां सुधर रही हैं
कर संग्रहण बढ़ रहा है, राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है, सरकार अब मुट्ठी खोल रही है। और मेरा यह मानना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की यह सरकार विकास के उन तमाम पैमानों को छुएगी और उन तमाम जगहों पर जनता की शिकायतों का समाधान होगा। और सदन में जेएमएम विधायक मथुरा महतो ने कोरोना काल में बंद स्कूल के बस का रोड शुल्क माफ करने की मांग की है। उन्होंने शुल्क माफी को मार्च 2022 तक करने की मांग की। इस पर परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने जानकारी दी कि कोरोना काल में स्कूलों को बसों के शुल्क से 12 महीने की माफी दी गई है और जांच के बाद इसमें और भी छूट दी जा सकती है। कोविड-19 के चलते जितना दिनों तक स्कूल बंद था, क्या उतना दिन तक बस का जो टैक्स है महोदय वो माफ करने के विचार रखती है? माननीय सदस्य ने जो बात से चिंता है और विभाग भी उस पर चिंता है, जब हमने कुछ कर दिया है ऐसे अवधि में उसी आधार पर इनको भी किया जाएगा, यदि नहीं चला तो छूट दिया जाएगा। और माले विधायक विनोद सिंह आज काली पट्टी लगाकर विधानसभा भवन पहुंचे। विनोद सिंह का ये विरोध राज्य के पुलिस कर्मियों के समर्थन में था। माले विधायक ने कहा कि राज्य के 55,000 पुलिस हर परिस्थिति में अपनी ड्यूटी करते हैं। पुलिसकर्मी लंबे समय से अपने राशन भत्ता, वर्दी भत्ता, क्षतिपूर्ति और नक्सली घटना में घायल होने के बाद सरकारी लाभ पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों के आंदोलन को उनका समर्थन है। विनोद सिंह ने सदन में ध्यानाकर्षण में भी पुलिसकर्मी की मांग को डाला है। के 55,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो सुबह शाम दिन रात जाड़ा बरसात ड्यूटी में रहते हैं, पर्व हो, त्यौहार हो, विधि हो, व्यवस्था हो, तमाम लोग ड्यूटी में लगे रहते हैं। ये तमाम लोग अपनी जरूरी सुविधाओं को लेकर के, वो राशन भत्ता है, वर्दी भत्ता है, उनका क्षतिपूर्ति अवकाश है, इवन उग्रवादी घटनाओं को छोड़ करके अन्य कोई घटना दुर्घटना में अगर उनके बीमार हो जाएं, घायल हो जाएं तो स्वास्थ्य बीमा नहीं है। इन सुविधाओं को लेकर के विरोध में, उनके समर्थन में जो है मैं आज हूँ और सरकार से मैं मांग कर रहा हूँ कि वो संज्ञान में ले। अपनी 19 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का आंदोलन लगातार जारी है। क्षतिपूर्ति अवकाश, एससीपी, 7वें वेतन के अनुरूप सभी भत्ता, पुरानी पेंशन योजना सहित 19 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन पर पुलिसकर्मी उतरे हैं। इसमें सिपाही और हवलदार राज्य भर में आज से लेकर 11 मार्च तक काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर पहले ही राज्य के मंत्रियों और विधायकों को मांग पत्र सौंपा जा चुका है। आपको बताते चले कि झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की ओर से 4 चरणों में आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें पहले चरण में काला बिल्ला लगाकर सभी ड्यूटी पर तैनात हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और झारखंड प्रभारी दिलीप सैकिया रामगढ़ में पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के हर गरीब, किसान और मजदूर को मिल रहा है। उन्होंने यूक्रेन से करीब 20,000 भारतीयों की सुरक्षित वापसी का श्रेय पीएम मोदी को दिया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश सुरक्षित है। हमारा देश के प्रधानमंत्री जी को जो उनका भूमिका है, काल भी उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ, रशियन राष्ट्रपति के साथ घंटों तक बातचीत की है। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हम इस पूरे विश्व को, हमें मनुष्य का जो अपना जो सबका जो वसुधैव कुटुंबकम जो नीति है, वो नीति को हम अपनाना चाहते हैं। और वहीं गढ़वा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिले में धुर्गे प्रखंड के 4 गांव को अब मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, जहां अमवार में उत्तर प्रदेश सरकार अरबों रुपए की लागत से डैम का निर्माण करा रही है। इस डैम के बनने से भूमफोर, फेफसा, परास पानी और शुरू गांव पूरी तरह डूब जाएंगे। इन 4 गांव के लोगों को अब तक मुआवजा नहीं मिल सका है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अधिकारियों की नींद टूटी थी। इसके बाद पलामू सांसद ने कन्हर परियोजना से संबंधित मुआवजा लेकर बैठक की, जिसमें डीसी और दूसरे अधिकारियों को मुआवजा राशि के जल्द भुगतान का निर्देश दिया गया।
कंधा नदी पर जो पुल बन रहा है और उसमें लोग जो विस्थापित हो रहे हैं उनको मुआवजा दिया जाए और आर पॉलिसी के अंतर्गत जो भी उनको लाभ मिल सकता है वो लाभ दिया जाए। और उसी से संबंधित मीटिंग थी और कब तक उनको कंपनसेशन मिल जाएगा और जो भी गांव प्रभावित हैं उसमें जितने लोग प्रभावित हैं जिनका घर डूब रहा है उन सारे व्यक्तियों की सूची तैयार हो गई है। पैसा भी आ गया है, 1-2 महीने के बाद से पैसा बंटना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी बातें हुई उसमें मीटिंग में। और देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की तबीयत बिगड़ती जा रही है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने कहा है कि उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, जिसे देखते हुए पहले से चल रही दवा की डोज को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि लालू प्रसाद को फिलहाल एम्स ले जाने पर कोई चर्चा नहीं हुई है और एम्स के निर्देश के मुताबिक आलोक में ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद की किडनी कम फंक्शन कर रही है, जिसे देखते हुए लगातार डॉक्टरों की टीम मॉनिटरिंग में जुटी है। बाकी सब जो पहले से था वैसे ही है, थोड़ा सा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा है। क्रिएटिनिन पहले जो 3.5 था वो 4.1 हो गया, लेकिन तो स्टेज 4 ऑलरेडी किडनी डिजीज में है, तो थोड़ा वेरिएशन होते रहता है क्रिएटिनिन में, कोई फिक्स तो रहेगा नहीं। अभी एम्स का जो ट्रीटमेंट था उस समय 3.9 था, फिर हम लोग आया 3.5 हुआ, फिर थोड़ा सा चेंजेस आया 4.1 हुआ। देवघर अब पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है। ऐसे में अब पर्यटकों की संख्या देवघर में बढ़नी शुरू हो गई है। यहां सैलानियों के लिए एशिया का सबसे ऊंचा रोपवे त्रिकुट रोपवे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां रोपवे प्रबंधन की ओर से पर्यटकों की सुरक्षा के लिए हर इंतजाम किए गए हैं, ताकि रोमांच के साथ साथ उनमें सुरक्षा का भी भाव जगाया जा सके। उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल महीने में देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकेगी। नंबर ऑफ पैसेंजर बढ़ते हैं उसके हिसाब से हमें ट्रॉली यूज करनी पड़ती है। एक ट्रॉली में 4 लोग जाते हैं। ऐसे टोटल मैक्सिमम हमारी जो ट्रॉली की कैपेसिटी है 25 केबिन की है। देवघर एयरपोर्ट होने से टूरिस्ट की तादाद बढ़ जाएगी और लोगों को एक और अच्छा व्यू मिलेगा देखने को। जो भी टूरिस्ट जो बाहर से एब्रॉड से नहीं आ पा रहे हैं वो आके इस जगह को देख सकते हैं, इस टूरिस्ट प्लेस को देख सकते हैं। और फुटफॉल जो पब्लिक फुटफॉल है वो भी बढ़ेगी, झारखंड टूरिज्म का भी नाम बढ़ेगा। और रामगढ़ के दुलमी प्रखंड के सुदूरवर्ती ब्यांग गांव के रहने वाले केदार प्रसाद ने अनोखा करिश्मा कर दिखाया है। तकनीकी शिक्षा हासिल किए बिना केदार ने हाइड्रो प्लांट लगाया है। इसमें गांव से गुजरने वाली सिनेगढ़ा अमझरिया नाला पर देसी तकनीक से प्लांट लगाकर वे बिजली उत्पादन भी कर रहे हैं, जिसका फायदा गांव को मिल रहा है। बिजली से गांव के मंदिर और चौक चौराहे रोशन भी हो रहे हैं। केदार प्रसाद ने बिना किसी सरकारी मदद से इस प्लांट का निर्माण किया है। केदार को उनकी उपलब्धि पे बधाई देता हूं। एक्चुअली यह जो काम करता है ये माइकल फैराडे के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस जो है एक टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन में कॉइल होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक वायर होते हैं। इसको घुमाने के लिए हम विंड के फ्लो को अथवा जल के फ्लो को हम यूज करते हैं। तो यहाँ चूँकि झारखंड में जो है जल की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, चूँकि पठारी इलाके से नीचे गिरती है पानी, तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है जिसके द्वारा इसको घुमाया जाता है। घुमाने से जो है कॉइल में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो है वो इंडक्शन क्रिएट होता है और उसी से विद्युत पैदा होती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।